ये जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लेना। एसएम की बहुत सारी रिवीजन वीडियोस हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपको उनका भी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपका चैप्टर 6 पूरा रिवाइज कर देंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ शेयर कर देना। चलो अब शुरू कर दो। हाँ जी बच्चों, तो आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज को। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? बहुत सिंपल सी बात, स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। ओके, मैनेजमेंट हैज गॉट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन सच एज, पूरा चैप्टर याद करा दो, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। ओके, और इन्हीं फंक्शंस के लिए जब हम लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो बेटा वो क्या बन जाती है? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। These strategies provide detail to the business strategies. These strategies define the key activities that are to be performed in particular functions. Okay. फिर हम क्या करते हैं? Every functional area is divided into sub areas and then detailed strategy is formulated for each sub area. Finance will be divided into acquisition of fund, usage of fund, budgeting and valuation. And then we are going to create strategy for each sub area. We are going to consider the important factors in each sub area, and then we are going to consider the impact of such factors on implementation of strategy in each sub area. फिर से बोलूं, every function will be divided into sub areas, strategies will be developed for each sub area, and we will consider the important factors having impact on sub areas and their impact on the implementation of strategies. Done? बोलिए, आ जाइए। देन इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा जेनरिक बात है, दी स्ट्रेटजी प्रोवाइड सपोर्ट टू फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। दी स्ट्रेटजी स्पेल आउट कि भाई फंक्शनल मैनेजर्स जो है क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो पाए अपने अपने फंक्शनल एरियाज में। एंड फाइनली, क्या आप एक फंक्शनल एरिया की स्ट्रेटजी को आइसोलेशन में देख सकते हो? आंसर इज नो। स्ट्रेटजी ऑफ वन फंक्शनल एरिया कैन नॉट बी लुक्ड इन आइसोलेशन, यानी आप उसको अकेले में नहीं देख समझ इंप्लीमेंट कर सकते। आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। तो याद रखें, हनुमान चालीसा पढ़ लो, भगवान फेल नहीं कराएंगे। एच से बच्चों हार्मनी, सी से कंसिस्टेंसी पढ़ लो, पी से हमारे पास हो गया प्रोवाइड डायरेक्शन। तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, भगवान फेल नहीं कराएंगे। हनुमान, एच से हमारे पास हो गया हार्मनी, सी चालीसा से हमारे पास हो गया कंसिस्टेंसी पढ़ लो, पी से हो गया प्रोवाइड डायरेक्शन, और उसके बाद भगवान फेल नहीं कराएंगे, बी से हो गया बेसिस ऑफ कंट्रोल, और एफ से हो गया फैसिलिटेट दी इम्प्लीमेंटेशन। नहीं करवाना है तो वो पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना? ओके, आ जाइए। इसके अंदर के बच्चों मटेरियल हमने समझ लिया है। देखिए, प्रोवाइड डायरेक्शन में हमने क्या बोला कि भाई क्लैरिटी मिलती है कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, एक्चुअल में हमें क्या काम करना है। इंप्लीमेंटेशन में डेफिनेटली हेल्प करती है और फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करती है। धर्म सिंह वाला एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे। देन उसके बाद बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं समझाया गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आप फंक्शनल स्ट्रेटजीज में अपने बेंचमार्क, अपने टारगेट सेट करते हो, एंड दे विल एक्ट एज अ फैसिलिटी, और दे विल एक्ट एज अ बेसिस फॉर कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस। हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है? देखिए, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं मेजर स्ट्रैटेजीज से फ्लो कर रही हैं। आइसोलेशन में एक को नहीं देख सकते हैं, एंड देयरफॉर दे विल बी हार्मनी एंड कंसिस्टेंसी इफ वी प्रॉपरली अप्लाई फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। देन कंसिस्टेंसी में एक लाइन याद रखिए, सिमिलर सिचुएशन इन डिफरेंट फंक्शंस विल बी डेल्ट इन सिमिलर मैनर। सिमिलर सिचुएशंस इन डिफरेंट फंक्शंस विल बी डेल्ट इन सिमिलर मैनर, राइट? एक लाइन और याद रख लीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेग्रीगेट टॉप लेवल स्ट्रेटजीज इनटू वायबल फंक्शनल प्लान्स एंड पॉलिसीज। पूछेंगे वाई, तो हम बता के आ जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ लो, भगवान फेल नहीं कराएंगे। एक बार फिर से बच्चों हनुमान चालीसा पढ़ लो। हनुमान चालीसा, एच से हार्मनी, सी से कंसिस्टेंसी पढ़ लो, पी से प्रोवाइड डायरेक्शन, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास पढ़ लो भगवान से आगे बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, एंड भगवान फेल, एफ से आगे हमारे पास क्या भाई साहब के फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन। डन, चलिए, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, तो आज बच्चों हम लोगों ने पढ़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बच्चों आप अपनी बुक में और आईसीआई के स्टडी मैट में दोनों में करेक्शन कर लीजिएगा। फिलिप कॉटलर और गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग है, गैरी आर्मस्ट्रॉम नहीं है। ओके, तो मार्केटिंग का मीनिंग अगर हम समझे तो याद रखिए कुछ लाइनें कि मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं इन विच वी आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर की नीड क्या है, एंड देन टेकिंग एक्शन टू सेटिस्फाई देम इन रिटर्न ऑफ सम कंसिडरेशन। आइडेंटिफाई द नीड, टेक एक्शन टू सेटिस्फाई देम इन रिटर्न ऑफ सम कंसिडरेशन। डन। अच्छा, मार्केटिंग में हमेशा हमें क्या करना चाहिए? What is strategically right and क्या नहीं करना चाहिए? Instead of doing strategically right thing, we should not go for immediately profitable things, क्योंकि वो लॉन्ग रन में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। रेफरेंस व्हाइट हैट जूनियर्स, वुल्फ गुप्ता। ओके, अच्छा जी। देन उसके बाद बच्चों पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि भाई कौन से ऐसे मार्केटिंग डिसीजंस हैं जिन पे हमें स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। और याद रखिए बच्चों, सुन सीए दिन रात पढ़, सुन सीए दिन रात पढ़,
ठीक है, हमने क्लास में समझ लिया था। अब जरा हम इसको यहाँ पे याद कर लेते हैं। एस से हो गया शेयर ऑफ बिजनेस, सी से हो गया कंप्लीट और लिमिटेड वारंटी, ए से हो गया एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करनी है कम करनी है, फिर उसके बाद डी से हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, आर से हो गया रिवॉर्ड और पी से हो गया प्राइस लीडर। इफ आई नॉट रॉन्ग आकाश ने ये मेमोरी टेक्निक जो है हमें दी थी। आइए देन मार्केटिंग प्रोसेस को अगर आप समझाना चाहें तो पहले आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप टारगेट मार्केट सेलेक्ट करते हैं, फिर आप मार्केटिंग मिक्स डेवलप करते हैं। मार्केटिंग मिक्स अब आपको समझ आ रहा है, सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स थ्रू विच वी ट्राई टू जनरेट द रिस्पॉन्स वी रिक्वायर। ओके, सो पहले आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, फिर टारगेट मार्केट ढूंढते हैं, मार्केटिंग मिक्स डेवलप करते हैं एंड देन अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को समय समय पे मैनेज करते रहते हैं। अच्छा, मार्केटिंग से दो इंपॉर्टेंट काम क्या होते हैं। नंबर वन, कस्टमर को वैल्यू डिलीवर होती है, उसको पूरा ध्यान सुनिएगा। मार्केटिंग अलोन कैन नॉट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर, वी हैव टू वर्क, दैट इज मार्केटर्स हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट सच एज। क्या मार्केटिंग और प्रोडक्शन अलग अलग होते हैं? नहीं भाई, मार्केटिंग और प्रोडक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को और एक साथ काम करना चाहिए। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, मार्केटर्स को एक और एफर्ट करना पड़ता है, मार्केटर्स को एफर्ट करना पड़ता है दैट ऑल द डिपार्टमेंट मस्ट फोकस ऑन कस्टमर। उसके बाद याद रखिए, an organization has to look beyond its own chain of activities. It has to look into the chain of activities of the customer and the supplier. Only then they will be able to create superior value. Done? फिर ऐसे ही बच्चों हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में आता था कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कस्टमर्स के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ जी, हमें कस्टमर के साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हमें कस्टमर सेंट्रिक होना पड़ेगा, हमें कस्टमर को कॉम्पिटिटर से जीतना पड़ेगा और उसे अपने पास रोकना पड़ेगा बाय गिविंग वैल्यू, राइट। और ध्यान से देखिएगा, क्या एक कंपनी सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकती है, सारे सेगमेंट ऑफ कस्टमर को? आंसर इज नो। इसलिए सबसे पहले आप मार्केट सेगमेंटेशन कीजिए, उसके बाद आप टारगेट मार्केट चूज कीजिए और उसके बाद आप स्ट्रेटजीज डेवलप कीजिए उस टारगेट मार्केट को सेटिस्फाई करने की विद रीजनेबल मार्जिन्स, और उसको बोलते हैं मार्केट पोजीशनिंग। डन। एंड देन वी स्टार्टेड विद मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स विच इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स which is required by that organization, right? इन्हें हम 4 P's बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। कम ऑन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ओके, और याद रखिएगा बच्चों, हम इन्हीं मार्केटिंग एलिमेंट से एक मार्केटिंग प्रोग्राम बनाते हैं और अगेन वो रिस्पॉन्स अचीव करने की कोशिश करते हैं बाय डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 P's होते हैं, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 C's होते हैं। प्रोडक्ट हो गया कस्टमर सोल्यूशन, प्राइस हो गया कॉस्ट, प्लेस हो गया कन्वीनियंस और प्रमोशन हो गया क्या? कम्युनिकेशन। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? वो गुड्स और सर्विसेज जो कंपनी ऑफर करती है, किसको? टारगेट मार्केट को। अब जरा ध्यान सुनिएगा, प्रोडक्ट में अभी क्या क्या स्ट्रैटेजी चाहिए? एडिंग न्यू, मैनेजिंग करंट, ड्रॉप लॉस मेकिंग, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। Products and services are highly dynamic. Goods and services are highly dynamic. They may be classified as industrial, consumer, luxury, necessity. They can be differentiated on the basis of shape, size, color, packing, branding, after sale service, etc. Differentiation की अगर बात करें तो sometimes it is real, sometimes it is imaginary or psychological. राइट, डिफरेंशिएशन हम लोग जो है कैसे फॉर्मलाइज करते हैं? थ्रू ब्रांड नेम। उसको कैसे रीइंफोर्स करते हैं? थ्रू लीगल सैंक्शन। उसको हम कैसे और बिल्ड करते हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और उससे फायदा क्या मिलता है? ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी जो है वो डेवलप होती है। आइए बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइस क्या है? प्राइस वो पैसा है जो कस्टमर पे करता है फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। प्राइस एक कॉम्पोजिट एक्सप्रेशन है वैल्यू का, डिमांड का, सेफ्टी का, रिलायबिलिटी का, क्वालिटी का, कंपटीशन का, डिजायर्ड प्रॉफिट का। वैल्यू का, डिमांड का, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, कंपटीशन एंड डिजायर्ड प्रॉफिट का। ओके, आ जाइए फिर बच्चों, ये जो 3 लाइन लिखी है 3, 4, 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ ली है। सुनिए, एक इंडस्ट्री में 2 तरह के प्लेयर्स हो सकते हैं, एक हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर्स, एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स। लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स वो जो अपनी कॉस्ट काफी कम रख पाते हैं और इसलिए वो एग्रेसिव प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं बाय चेंजिंग द प्राइसेस, बाय रिड्यूसिंग द सेल्स प्राइसेस। बिकॉज उनकी कॉस्ट कम है तो वो कम प्राइस पे भी एक अच्छा हैवी मार्जिन जो है वो अर्न कर लेते हैं और इसलिए वो एग्रेसिव प्राइसिंग पॉलिसी रख पाते हैं। ये 3 लाइनों का सार था। राइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राइसिंग इज दिस कि नए प्रोडक्ट की प्राइस रखते समय आप क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, एक पॉइंट और भी रह गया, वो पहले वो कवर कर देता हूं, फिर इस पे आऊंगा। आज की डेट में ज्यादातर कंपनीज जो है वो प्राइस अडॉप्ट कर रही हैं रादर देन सेटिंग द प्राइस, और प्राइस अडॉप्ट करने के बाद वो अपनी कॉस्ट को एडजस्ट करती है, अपनी कॉस्ट पे जो है वो फोकस करती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आइए अब बच्चों, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नए प्रोडक्ट का प्राइस रखते समय क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स माइंड में होने चाहिए। नंबर 1, योर प्रोडक्ट शुड बी एक्सेप्टेबल।
Number 2, you should make reasonable margin on selling of that product. And number 3, you should get reasonable market share as well. तो acceptability, margins and market share, ये 3 ऑब्जेक्टिव जो हमारे माइंड में होने चाहिए. किस किस तरह की प्राइसिंग पॉलिसी जो है हम लोग रख सकते हैं नए प्रोडक्ट के लिए. वन इज प्रोडक्ट पेनिट्रेशन, सेकंड इज प्रोडक्ट या प्राइस स्किमिंग. स्किमिंग इज बोले तो चार्जिंग हाई प्राइस. कम ऑन, चार्जिंग हाई प्राइस. कैसा बायर है? प्राइस इनसेंसिटिव बायर है. कैसा बायर है? प्राइस इनसेंसिटिव बायर है. रादर द बायर इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द नोवेलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जल्दी बोलिए. इनिशियल टेक ऑफ यानी कि इनिशियल सेल्स आपकी थोड़ी सी कम रहती है. हाई प्राइस से आप लोग रैशनिंग कर सकते हैं. बोले क्या कर सकते हैं? रैशनिंग कर सकते हैं. रैशनिंग मतलब आप सिलेक्टेड लोगों को ये जो है चीजें बेच सकते हैं. पेनिट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? वी कीप प्राइस सो लो दैट द प्राइस इटसेल्फ बिकम द सेलिंग पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट. Okay, and very large number of potential consumer may be able to afford and willing to try. Decathlon, याद रखेंगे Decathlon 850 वाली जैकेट. बेटा प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि उसकी एक जेब जो है वो जाली वाली है और जाली फटी हुई निकली भाई साहब. तो जेब में कुछ भी रखेंगे तो वो गिर सकता है. इसलिए जब भी खरीदें ध्यान रखें, कहीं मेरा नाम मत ले देना कि मैंने बोला था खरीदने के लिए. ओके, चलिए डन. ओके, अब आपसे मिलेंगे बच्चों हम लोग अगली क्लास के अंदर. लीजिए 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 बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? प्लेस की. बेसिकली रिवीजन करेंगे. प्लेस क्या है? प्लेस में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिससे आप अपना प्रोडक्ट जो है वो टारगेट कंज्यूमर तक अवेलेबल कराते हो. ऑल द एक्टिविटीज थ्रू विच द प्रोडक्ट इज बीइंग मेड अवेलेबल टू द टारगेट कंज्यूमर. इसमें आप चैनल्स को लेकर स्ट्रैटेजी बनाते हो कि कौन से चैनल्स का यूज़ करके आप ओनरशिप ट्रांसफर करोगे. इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर स्ट्रैटेजी बनाते हो कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप यूज़ करेंगे. कैसे आप गुड्स को उस जगह से जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुए हैं ट्रांसफ़र करेंगे उस जगह तक जहाँ पे वो सेल किए जाएंगे कस्टमर को. राइट, यहाँ पे आप इंटरमीडियरीज को लेकर स्ट्रैटेजी बनाते हो. इंटरमीडियरीज कौन? होलसेलर्स, रिटेलर्स एट्सेट्रा. राइट, और याद रखिए जैसे आपकी इंटरमीडियरीज को लेकर स्ट्रैटेजी होगी, जैसे आपकी चैनल को लेकर स्ट्रैटेजी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर स्ट्रैटेजी होगी, वैसे ही वर्कफोर्स भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी. एंड एक फालतू का पॉइंट क्या था? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मार्केटिंग. कम ऑन, यस और नो? तो सारे के सारे पॉइंट्स बच्चों हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं. प्लेस में इतनी ही बातें हैं जो हमने अभी भी बैठ के कवर करी. देन आते हैं प्रमोशन. प्रमोशन कंपैरेटिवली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर मैं प्लेस और प्रमोशन को कंपेयर करूं तो प्रमोशन एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ज़रा ध्यान से सुनिएगा. प्रमोशन बेसिकली क्या है? ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट के मेरिट्स बताते हो और परसुएड करते हो और कंडीशनिंग करते हो. सो कम्युनिकेटिंग द मेरिट्स, persuading the customer to buy, and conditioning process very simple. Customer may have certain doubts about the product even after listening to all the benefit and persuasion. Then the seller has to clear all those doubts. और ये होती है बच्चों क्या? कंडीशनिंग. इज दैट क्लियर? बोलिए. आइए देन इसके बाद यहाँ पे हमें ये स्ट्रैटेजीज बनानी है कि हम एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन कैसे जो है मिला के यूज़ करने वाले हैं. एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी और आपकी पर्सनल सेलिंग कैसे हम लोग इनको कोऑर्डिनेटेड कैंपेन में यूज़ करने वाले हैं. राइट, देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगता है आईसीए को इस पर क्वेश्चन पूछना चाहिए. और वो क्वेश्चन ये है, क्या एक प्रोडक्ट के लिए ध्यान से, क्या एक प्रोडक्ट के लिए सेम प्रमोशनल स्ट्रैटेजी रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेजेस इन विच दैट प्रोडक्ट इज? आंसर इज नो. आपको अपनी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेज इन विच अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट. याद रखिए मैंने आपको क्लास में डायग्राम में बना के दिखाया था. एक प्रोडक्ट जो है 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है. और बच्चों आपको बता दूं, यही एग्जांपल हम लोग ऑडिट में मटेरियलिटी के चैप्टर में भी लेते हैं, बेंचमार्किंग के टॉपिक में, कि बेंचमार्किंग आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करती है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे चल रहा है. याद है आप लोगों को? कम ऑन, अगर पढ़ा हो तो ही तो याद होगा बेटा. बेंचमार्किंग का टॉपिक पढ़ा है मटेरियलिटी में? SA 320 दुष्टो, LK अडवाणी साहब, याद आ रहे हैं? आइए, हाँ जी. तो प्लीज़ बच्चों उसको ध्यान रखिएगा, वहाँ से भी कनेक्ट कर लीजिएगा. इसके बाद देन ये वाला पॉइंट हो गया. फिर उसके बाद दोनों छोटी छोटी बातें. मॉडर्न मार्केटिंग इज हाईली प्रमोशनल ओरिएंटेड. प्रमोशन ऑल्सो एक्ट एज अ स्टिमुलस टू मार्केटिंग. नाउ देयर आर 4 मेजर डायरेक्ट प्रमोशनल मेथड्स. याद रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट प्रमोशनल मेथड्स पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है. वो 4 मेथड्स क्या है? पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन. ओके, पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग बच्चों आपके लिए एक पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन है. बाकी सारे आपके लिए एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन है. राइट, पर्सनल सेलिंग में क्या क्या है?
ओल्डेस्ट है, फेस टू फेस होता है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से हम लोग चर्चा करते हैं, उसे पर्सनल अटेंशन देते हैं, ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, एंड द एंड गोल ऑफ दैट रिलेशनशिप इज टू कन्वर्ट इट इनटू अ सेल, राइट? कम ऑन लीजिए। सो इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई साहब आपको आप एक कस्टमर को एक बार पे केटर कर रहे हैं, और आप लोगों को जो है वो डिफरेंट लोगों को हायर करना पड़ सकता है। लीजिए, देन आते हैं बच्चों हम लोग किस पे, एडवर्टाइजिंग पे। अच्छा, पर्सनल प्रमोशन कोई पूछ ले कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के अंदर जो है पर्सनल सेलिंग जो है वो यूज़ होती है। देन एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल है, फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, राइट? और साथ साथ में आप बहुत सारे डिफरेंट मीडियाज यूज कर सकते हो, स्ट्रेट फ्रॉम पैम्पलेट, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, इंटरनेट एटसेट्रा। ओके, और याद रखिएगा बच्चों, एप्रोप्रिएट मीडिया चूज करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एडवर्टाइजिंग। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लिख पढ़ नहीं सकते और आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, तो योर मीडिया इज नॉट एप्रोप्रिएट। मीडिया आपका आप जोग्राफिकल वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। आपको फरीदाबाद में कुछ एस्टैब्लिश करना है, आप फरीदाबाद का एक भाई न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर ऐड कीजिए। तो लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, राइट? फिर किस तरह का मैसेज है, क्या आपने कॉपी लिखी है, क्या आपकी इलस्ट्रेशन है, ये एक चॉइस है किसकी, ये आपके बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस एंड व्हाट, क्रिएटिविटी। क्रेड का एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया था। ओके, देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई, कि इसकी इफेक्टिवनेस आप लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। और आखिरी लाइन बच्चों एकदम फुकरी लाइन कि हाँ भाई सेल के बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ देम। आइए, पब्लिसिटी नॉन पर्सनल है, कोई पेमेंट नहीं करते, मीडिया इवेंट्स करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, स्टोरीज बनती हैं, जैसे मैंने आपको एडू 91 के ऊपर एक स्टोरी दिखाई हुई थी जो yourstory.com पे पब्लिश्ड है। कम ऑन, राइट? सो नॉन पर्सनल है, पेमेंट नहीं जाती है, कॉस्ट नेग्लिजिबल रहती है। बेसिक टूल्स क्या क्या हैं, प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिपोर्ट, स्टोरीज एंड इंटरनेट रिलीज। दीज रिलीजेज मस्ट बी ऑफ इंटरेस्ट टू पब्लिक। याद रखिएगा बच्चों, रोनित रॉय वाला क्वेश्चन, एक रोनित रॉय वाला क्वेश्चन आपको हो सकता है बोल दें कि आपने सर्फ बेचना शुरू करना है, बताइए जी इसके लिए प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनाइए। तो आपको चारों बातें आपको रिलेट करके लिखनी पड़ेंगी। देन सेल्स प्रमोशन बच्चों क्या है, ओमनीबस टर्म है जो पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट और आपका पब्लिसिटी में नहीं आता, वो सेल्स प्रमोशन में आता है। जैसे कि कोई डिस्काउंट है, कोई कॉन्टेस्ट है, कोई मनी रिफंड है, इंस्टॉलमेंट है, कियोस्क है, एग्जीबिशन है, कोई मेला वेला लगवाया, अपने मेले में जाके अपना भाई साहब कोई स्टॉल लगाया है, अब जैसे ट्रेड फेयर वगैरह हो तो वहाँ की बात कर रहे हैं, राइट? सो अगर सेल्स प्रमोशन आप करते रहते हैं तो डेफिनेटली आपका मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये तो बच्चों ट्रेडिशनल हमारे 4 P's हमने पढ़ लिए। अब आता है बच्चों एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स, जिसमें 3 P's और ऐड हुए हैं। क्यों ऐड हुए हैं मैंने आपको ये भी बताया, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ सर्विस सेक्टर। मेरे साथ, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ सर्विस सेक्टर। पहला पी क्या है, पीपल। बहुत डिस्कशन किया मैंने, स्टारबक्स का बच्चों मैंने आपको एग्जांपल दिया, और स्टारबक्स का एग्जांपल तीनों में फिट बैठ जाएगा, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। पीपल कौन होते हैं, वो लोग जो आपकी डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और उनका डायरेक्ट इंपैक्ट बायर की थॉट पे जाता है अबाउट द सर्विस डिलीवर्ड। कम ऑन, राइट? फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है क्या, फिजिकल एविडेंस, माहौल जिसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो दे रहे हैं, कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, या वो माहौल जहाँ पे कस्टमर और सेलर जो है वो इंटरैक्ट करते हैं। प्रोसेस, वो एक्चुअल स्टेप्स, वो मैकेनिज्म, वो फ्लो ऑफ एक्टिविटी जिसके थ्रू जो है प्रोडक्ट डिलीवर करवाया जाता है कस्टमर के पास तक। डन, बोलिए, लीजिए। The actual procedure, mechanism, flow of activities by which the product or the service is delivered. लीजिए, डन 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 डन। लीजिए, तो आज की रिवीजन में हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स जो कि ICI ने दी हैं। सबसे पहली टेक्निक हमने पढ़ी सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम लोग प्रोग्राम्स को डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और कंट्रोल करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को जिनके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं सोशल आइडियाज़ की, वैल्यूज़ की, राइट? एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एग्जाम्पल आपका नो स्मोकिंग कैंपेन्स, या एग्जाम्पल अवेयरनेस कि भाई कहाँ स्मोक कर सकते हो, कहाँ स्मोक नहीं कर सकते हो। जब हम इन आइडियाज़ के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाएं तो उसे बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। देन ऑगमेंटेड मार्केटिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या बोलती है कि आप अपने कस्टमर को एडिशनल बेनिफिट और सर्विसेज दे रहे हो, आप अपने कस्टमर को एडिशनल बेनिफिट और सर्विसेज दे रहे हो जो उसके कोर प्रोडक्ट के आसपास ही आपने बनाई है। अल्टीमेटली कस्टमर का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो आप एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हो। डन, बोलिए, आइए। देन डायरेक्ट मार्केटिंग, कोई भी मीडिया के थ्रू जब आप कस्टमर को डायरेक्टली रीच आउट करो तो डायरेक्ट मार्केटिंग है। फिर चाहे उसे कॉल करवाओ, मेल करवाओ, आप चाहे टीवी शॉपिंग करवाओ, किसी भी तरीके से आप अपने कस्टमर को अगर डायरेक्टली रीच आउट कर रहे हो तो वो क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग है। इज दैट क्लियर, बोलिए।
देन रिलेशनशिप मार्केटिंग में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना है, मेंटेन करना है और उस रिलेशनशिप को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। ये रिलेशनशिप का जो हमारा बेसिस होगा वो होगा वैल्यू, दैट इज बेनिफिट। कस्टमर को भी बेस्ट वैल्यू मिले, हमें भी बेस्ट वैल्यू मिले और हम लोग क्रिएट, मेंटेन और एनहांस करना चाहते हैं एक वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ और अदर स्टेक होल्डर के साथ। एग्जाम्पल वो एयरलाइंस वाला याद रखिएगा, राइट। और कहीं ना कहीं बच्चों इसकी और ऑगमेंटेड मार्केटिंग की ओवरलैपिंग है, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि भाई जब आप एडिशनल फीचर्स दे रहे हो तो आप ऑगमेंट मार्केटिंग तो कर ही रहे हो और उसके साथ साथ आप एक अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन कर रहे हो। हाँ, आप इसमें अगर बाई चांस डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे जनरली रिलेशनशिप मार्केटिंग में आपको फ्री मिलेंगी चीज़ें जिसका आप एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द गुड रिलेशनशिप दैट द सेलर वांट्स टू मेंटेन, जनरली स्पीकिंग। आइए, सर्विस मार्केटिंग बहुत आसान। जब आप मार्केटिंग के टूल्स और टेक्निक्स को किस पे अप्लाई करते हो, सर्विस पे, उसे बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग। एक बार इसमें से आईसीआई के मैट से रीड कर लीजिएगा, एक आधी लाइन और एक्स्ट्रा लिखी होगी, कोई घबराने की बात नहीं है। अल्टीमेटली बात तो यही है कि भाई जब आप मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट सर्विसेज पे लगाते हैं तो उसे बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग, तो भाई लोगों की भी मार्केटिंग की जाती है। लोगों की मार्केटिंग कैसे की जाती है, जब हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि हम लोग क्रिएट, मेंटेन और चेंज कर पाएं लोगों का एटीट्यूड या बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। द एक्टिविटीज थ्रू विच वी ट्राई टू क्रिएट, मेंटेन, चेंज और चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन, तो हम बोलते हैं कि हम पर्सन मार्केटिंग कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत पॉलिटिशियन को, स्पोर्ट्स स्टार्स को, फिल्म स्टार्स को, प्रोफेशनल्स को पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, फिर वही लाइन, क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ टारगेट ऑडियंस टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि नेस्ले का केस हो गया था, तो भाई नेस्ले वाले अपनी तरफ जो है लोगों का एटीट्यूड चेंज करवाना चाहते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग करेंगे। प्लेस मार्केटिंग, फिर वही लाइन, क्रिएट, मेंटेन, चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस। हो सकता है कोई बिजनेस साइट हो, कोई नया आप लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी तरफ। एनलाइटन मार्केटिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एनलाइटन मार्केटिंग का बहुत सिंपल सी बात है कि भाई देखो, आपने जो अपना मार्केटिंग कैंपेन बनाना है ना, वो चलना चाहिए लॉन्ग रन के लिए। याद करो, मैंने आपको व्हाइट हैट जूनियर का एग्जांपल भी दिया था। मार्केटिंग में हमें क्या करना चाहिए, जो लॉन्ग रन में सक्सेसफुल है, जो इमीडिएटली प्रॉफिटेबल है, जो लॉन्ग रन में सक्सेसफुल है, हमें वो करना चाहिए। और एनलाइटन मार्केटिंग उसी तरफ फोकस भी करती है। एनलाइटन मार्केटिंग कहती है कि 5 बातों को ध्यान में रख के अपनी मार्केटिंग की आप स्ट्रैटेजी बनाओ। नंबर 1, वॉट एवर यू आर डूइंग कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। नंबर 2, इनोवेटिव होना चाहिए। नंबर 3, वैल्यू मिलनी चाहिए। नंबर 4, सेंस ऑफ मिशन, आपका मिशन झलकना चाहिए उसके अंदर। एंड नंबर 5, सोसाइटी एट लार्ज का भी ध्यान रखने का है। डिफरेंशियल मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसी मार्केटिंग कवरेज स्ट्रैटेजी है जिसमें हम लोग डिफरेंट मार्केट सेगमेंट के लिए डिफरेंट मार्केट ऑफर्स निकालते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या कर रखा है, अलग अलग मार्केट सेगमेंट के लिए अलग अलग सोप निकाल रखा है। प्रीमियम के लिए उसने बोल दिया कि भाई डव है, पियर्स है, और उसने जो अपने पॉपुलर कैटेगरी में डाल दिया अपने लाइफ बॉय, लक्स, रेक्सोना एटसेट्रा। आइए, सिंक्रो मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिंक्रो, डिमांड इज इरेगुलर, कैपेसिटी इज आइडल और ओवर एंड यू वांट टू ऑल्टर। ये 3 टर याद रखेंगे। सिंक्रो, डिमांड इज इरेगुलर, कैपेसिटी इज आइडल और ओवर एंड यू वांट टू ऑल्टर। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल आप लोग क्या दे सकते हैं कि भाई बिग बाजार सबसे सस्ता दिन आपको याद रखना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, उस इरेगुलर डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्राइसिंग, थ्रू प्रमोशन, थ्रू अदर इंसेंटिव्स। ओके, डोमिनोज वेडनेसडे 1-on-1 फ्री, कम ऑन। आइए, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग में आप लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग में आप एक ऐसी मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसमें फर्म पूरी की पूरे एफर्ट्स सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट पे लगा देती है कि मुझे इसका बड़े से बड़ा शेयर चाहिए, राइट, इन विच अ फर्म गोज आफ्टर लार्ज शेयर ऑफ वन ऑफ फ्यू सब मार्केट्स। देन डी मार्केटिंग की अगर बात करते हैं बच्चों, डी मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं, एज पर आईसीआई टेम्पररी और परमानेंट रिड्यूस कर देते हैं। हमारा एम जो है वो डिमांड को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, बट उसे रिड्यूस करना या शिफ्ट करना है, राइट। ओके, एग्जाम्पल, आई हैव नो आइडिया ऐसे नहीं एग्जाम्पल्स क्यों दिए हैं, बट भाई दिए हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं। बसेज आर ओवरलोडेड मॉर्निंग एंड इवनिंग में, रोड्स आर बिजी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, जूलॉजिकल पार्क आर ओवर क्राउडेड ऑन सैटरडेज एंड संडेज एंड हॉलीडेज। हियर डी मार्केट कैन बी अप्लाइड टू रेगुलेट द डिमांड। मैंने इसके बीच में थोड़ी सी चर्चा भी करी थी कि इसमें और सिंक्रो में डिफरेंस के बेसिस पे आ जाए तो आपने क्या लिखना है वही आप लोग लिख के आ जाइएगा। ये थी बच्चों हमारी आज की रिवीजन। डन, चलो जी। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो अब हम लोग मार्केटिंग के टॉपिक को जो है वो ख़त्म करेंगे और हम सबसे पहले एक आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी।
इस टॉपिक के बारे में मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो आईसीआई ने नहीं दी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको कवर नहीं किया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी एटलीस्ट अभी तक नहीं पूछे गए हैं, बट हम लोग इसको पूरी शिद्दत से कवर करेंगे। राइट, है क्या इस टॉपिक में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, उसके स्टेप्स बताए गए हैं। और उसके स्टेप्स मैं अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँ तो कुछ इस तरह से हैं कि पहले हम एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे, फिर हम लोग प्लान डेवलप करेंगे। एनालिसिस, प्लानिंग और प्लान। ओके, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग, यहाँ पे प्लानिंग और प्लान में क्या फ़र्क है, बस यहाँ पे स्ट्रैटेजिक वर्ड लगा हुआ है कि भाई हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, और प्लान्स जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ शॉर्ट टर्म की बात होगी, डिटेल्ड काम होने वाला है। राइट, फिर उस प्लान को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे। ये जो है हमारे पास कुल मिला के 5 स्टेप्स हैं। एनालिसिस नंबर 1, नंबर 2 इज़ आपका स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, नंबर 3 इज़ मार्केटिंग प्लान, नंबर 4 इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड नंबर 5 इज़ कंट्रोलिंग। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है जो मैं समझ पाया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान पे तो कोई डिस्कशन किया ही नहीं। ओके, डिस्कशन रह गया सिर्फ किस पे, डिस्कशन रह गया सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पे, मार्केटिंग प्लानिंग पे और मार्केटिंग प्लान पे और कंट्रोल पे। राइट, तो हम भी वही डिस्कशन पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें से भी मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान है इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है, दैट्स इट, 1 लाइन इज देयर। ओके, और कंट्रोलिंग में भी सिर्फ 1 लाइन ही लिखी है। ये कंट्रोलिंग और ये वाला ब्लॉक मैंने मिला दिया है क्योंकि ये कंट्रोलिंग के बारे में लिखा है, इसमें भी सिर्फ 1 लाइन ही लिखी है। अब यहाँ से बच्चों हमारा ना स्कोप सेट हो गया कि हमें पढ़ना क्या है। हमें भाई साहब एक तो एनालिसिस वाला पॉइंट थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और दूसरा हमें मार्केटिंग प्लान वाला पॉइंट थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। बाकी सब जो है बहुत ही शॉर्ट में इंस्टीट्यूट ने हमें दे रखा है। एनीवेज, मैं फिर से बच्चों इस बात को रिपीट करता हूँ, हम ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग हम जो पढ़ रहे थे फंक्शनल स्ट्रैटेजी मार्केटिंग, उसके अंदर हम अब लास्ट टॉपिक पे आ गए जिसमें हम लोग बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे। और फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा हेस्ट में इस टॉपिक को बनाया हुआ है, और हेस्ट में बनाते हुए उसने हमें जो है 5-6 टॉपिक दिए पढ़ने के लिए, 5 टॉपिक दिए पढ़ने के लिए, और उसमें से भी 2 पे ही थोड़ी डिटेलिंग की है, बाकी 3 पे डिटेल है ही नहीं। जैसे कि पहला टॉपिक आएगा कि भाई आपने एनालिसिस करना है, उसकी थोड़ी डिटेल है, हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक आएगा कि आपने स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान बनाना है, उसमें 1 लाइन है, दैट्स इट। फिर उसके बाद मार्केटिंग प्लान बनाना है जो कि ज़्यादा डिटेल्ड होगा, उसमें थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है, हम उसको पढ़ेंगे। और फिर हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जिस पे कोई चर्चा ही नहीं की गई है। और फिर हमारे पास आता है कंट्रोल, जिस पे अगेन 1 लाइन आपको दी हुई है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनालिसिस का। यहाँ पे आईसीए ने आपको बोला देखो जी, आप लोगों को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है किस चीज़ का एनालिसिस करना है, आप लोगों को ध्यान सुनिएगा, एनालिसिस करना है मार्केट का। आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करना है, आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को जो है वो फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है। राइट, सो नंबर 1 आपने करंट मार्केट का एनालिसिस करना है, आपने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करना है, और फिर आपने ये देखना है कि कैसे आप लोग जो है इन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का फ़ायदा उठा सकते हैं, बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है आईसीए ने आपको बताई कि भाई आपने अब इसको यूज़ कैसे करना है। आपने एक बार अपॉर्चुनिटी थ्रेट ढूंढ ली, आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर लिया, नाउ आपको आईसीए बोलता है कि भैया आप एक काम करो, अब इस एनालिसिस को यूज़ करो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए और थ्रेट को अवॉइड करने के लिए। ओके, इसके बाद आपको बोलता है कि ऐसा करने के लिए आपको जो है वो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। अब आप लोगों को याद होगा सीए फाउंडेशन में आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा हुआ है। बिजनेस एनवायरनमेंट में माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों एनवायरनमेंट आते थे। माइक्रो होता था फोर्सेस विच आर क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते थे, जैसे कि हमारी खुद की कैपेबिलिटीज, राइट, हमारी खुद की इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, राइट। और उसके बाद आते थे ब्रॉडर एनवायरमेंटल फोर्सेस, जिसमें हम लोग बोलते थे मैक्रो एनवायरमेंट वेरिएबल्स, जिसमें आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, पेस्टले एनालिसिस, पेस्टले PESTLE, P फॉर पॉलिटिकल एनवायरमेंट, E फॉर आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट, S फॉर सोशल एनवायरमेंट, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट एंड E फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बेसिकली जो आपका फ्लोरा एंड फौना, जो आपका पॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन होता है कि पॉल्यूशन कम होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। इतना डिटेल में आईसीए नहीं बताया, आईसीए ने नहीं बताया, मैंने आपको बता दिया है। मैं फिर से बोलता हूँ, हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी है, और उसके लिए हमारे पास 4-5 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है एनालिसिस, फिर है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, फिर है मार्केट प्लान, फिर है इम्प्लीमेंटेशन और फिर है कंट्रोल।
एनालिसिस में आपने क्या पढ़ना है, मैंने आपको वो बताने की कोशिश करी। एनालिसिस में आईसीआई ने बोला कि देखो जी, आपको बाहर वाले माहौल में जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है उनको आइडेंटिफाई करना है, अंदर जो आपके पास स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनको एनालाइज करना है, और उसके बाद आपने इस एनालिसिस को यूज करना है कि आप अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर पाएं और थ्रेट्स को अवॉइड कर पाएं, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर पाएं और थ्रेट्स को अवॉइड कर पाएं। ओके, फिर उसके बाद ध्यान सुनिएगा, फिर ऐसे बोलता है कि इसके लिए आपको एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, और एनवायरनमेंट में आपको वो फोर्सेस जो आपके क्लोज हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि माइक्रो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, और वो फोर्सेस जो ब्रॉडर एनवायरनमेंट में है, बाहर के एनवायरनमेंट में है, उनको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि मैक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस। राइट, अच्छा जी, आप चाहें तो बच्चों जो मैंने बात बोली 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके प्लीज़ यहाँ से रीड कर लीजिए, पॉज करिए और इस मार्केटिंग एनालिसिस वाले पूरे पॉइंट को पढ़ लीजिए। ये मैंने आपको अभी अभी जो समझाया उसी का पार्ट है। ओके, एक बार रीड कर लीजिए प्लीज़, जल्दी से रीड कर लीजिए, वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। आइए, चलिए, आई होप आपने रीड कर लिया। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। जैसे मैंने बोला था, इसमें सिर्फ एक ही लाइन है कि आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऐसी बनानी है जिससे आप अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएं। राइट, सो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में क्या है? डिसाइडिंग ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दैट विल हेल्प टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, खत्म। फिर उसके बाद बच्चों तीसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है, और वो पता है क्या है? वो है मार्केटिंग प्लान। वो है मार्केटिंग प्लान। राइट, तो आपको क्या करना है? अब आपने अपने हर बिजनेस प्रोडक्ट और ब्रांड के लिए एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान बनाना है। देखिए, हम इस वाले स्टेप पे आ गए हैं। आपने अपने हर बिजनेस प्रोडक्ट और ब्रांड के लिए एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान बनाना है। अब डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान में इंस्टीट्यूट बोलता है कि ये सारी चीज़ें झलकनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें झलकनी चाहिए? 1, एग्जीक्यूटिव समरी, करंट मार्केटिंग सिचुएशन, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज, मतलब किस तरह के आपको जो है दिक्कतें आ सकती हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या रहेंगी, एक्शन प्रोग्राम क्या रहेगा, बजट क्या रहेगा और कंट्रोल क्या रहेगा। तो आपको एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान बनाना है हर बिजनेस प्रोडक्ट और ब्रांड के लिए, और आपने याद रखना है कि उसके अंदर, ध्यान से प्लीज जरा देखिएगा, आपने ध्यान देना है कि भाई उसके अंदर क्या क्या होगा। तो एग्जीक्यूटिव समरी होगी सबसे पहले, करंट मार्केट सिचुएशन, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज लिखी होंगी, ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज लिखे होंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, एक्शन प्रोग्राम, बजट्स और कंट्रोल लिखा होगा। इसको 2-3 बार बोल के आप लोग अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब नीचे जो किया है ना इन्होंने इसमें से कुछ कुछ चीज़ों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया। जैसे एग्जीक्यूटिव समरी क्या होगी, करंट मार्केटिंग सिचुएशन में हम लोग क्या देखेंगे, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी सेक्शन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, और साथ साथ में हमारे ऑब्जेक्टिव्स और इशू को हम लोग कैसे कंसिडर करने वाले हैं। ये बहुत डिटेल में नहीं बताया, बस बता दिया कि भाई एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है। शॉर्ट समरी होती है जिसमें मेन गोल्स और रिकमेंडेशंस लिखे होते हैं। करंट मार्केटिंग प्लान वाले सेक्शन में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बताएंगे कि भाई मार्केट का डिस्क्रिप्शन, किस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का रिव्यू, कंपटीशन का एनालिसिस, और साथ साथ में कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। हाँ जी, 4 बातें होंगी आपके करंट मार्केटिंग सिचुएशन के अंदर। वहाँ पे अपना मार्केटिंग प्लान, वहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, अपने टारगेट मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसमें आप मार्केट का डिस्क्रिप्शन देंगे, अपने प्रोडक्ट का रिव्यू देंगे, कॉम्पिटिटर की सिचुएशन बताएंगे, और सेक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि आप कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं प्रोडक्ट को। आइए, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी सेक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं, मैनेजर बताएंगे कि भाई साहब देखिए हमारे पास क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो फर्म पे इंपैक्ट डाल सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट, और उसके बाद थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज स्टडी करने के बाद अब मैनेजर बताएगा कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो हमें कंसिडर करने हैं। इसके आगे कुछ बताया नहीं है इन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो बताई नहीं है इन्होंने, ना ही इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ बात की इन्होंने। ये देखिए, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से गायब ही हो गया, और सीधा आ गए कंट्रोल पे। कंट्रोल में भी एक ही लाइन है, और कंट्रोल में वो एक लाइन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि भाई स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में क्या होगा, वी आर गोइंग टू MME, मॉनिटर, मेजर एंड इवेल्युएट द रिजल्ट। मेरे साथ MME, मॉनिटर, मेजर एंड इवेल्युएट द रिजल्ट। बस इतनी सी बात लिखी है आपके लिए, किसमें, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। हाँ जी, किसमें, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर। MME, मॉनिटर, मेजर एंड इवेल्युएट द रिजल्ट। उससे होगा क्या, वी विल बी इन अ पोजीशन टू टेक करेक्टिव एक्शन इन दी 4 P's ऑफ मार्केटिंग। हमारे जो 4 P's थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसके अंदर हम लोग जो है वो करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाला टॉपिक कंप्लीट। ओके, मैं ये सेम वीडियो ही रिवीजन में डाल दूंगा भाइयों, ताकि आप लोग जो है आराम से देख पाएँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बार इस पर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट फिर भी हमने जितना हमें प्रोविजन के साथ कवर करना था वैसे हमने कवर कर लिया है।
अब आज की वीडियो में हम लोग और क्या करेंगे, हम एक अलग से वीडियो शूट करेंगे आपके लिए जिसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैं इतना ही रख रहा हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो प्ले कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, तो बच्चों चैप्टर नंबर 6 में आज हमने बातचीत करी है किसकी, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की। मेरे साथ किसकी बात करी, जल्दी बता दो बेटा, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की। और याद रखिए फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के लिए बेटा, आंखों में तेरी, याद है, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी डील्स विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, एंड हाउ मेनी एरियाज आर देयर इन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। मेरे साथ बच्चों 4। नंबर 1, पैसा कहाँ से, बोलो 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 बोलो, पैसा कहाँ से आएगा, बजट कौन बनाएगा, पैसा कहाँ पे जाएगा, और बिजनेस की नेटवर्थ कौन बताएगा। डन डन। अच्छा जी, इसके बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है कि ये बताओ जी, डिसीजंस क्या क्या लेने पड़ सकते हैं, कौन कौन से डिसीजन जो है कहाँ पे, कौन कौन से एरियाज में आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं फाइनेंस और अकाउंटिंग में, या कौन कौन से एरियाज में आपको पॉलिसीज बनानी पड़ सकती है। आ जाओ बेटा, बताते ज़रा, कम ऑन, आ जाओ ज़रा बताते हैं कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन से एरियाज में पॉलिसीज बनानी पड़ सकती हैं। ये तो याद है ना 6, और कैसे शुरू होता था, बिजनेस करेंगे तो क्या चाहिए होगा, कैपिटल, कैपिटल से क्या खरीदेंगे, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट से हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट लगा के सेल करेंगे, फिर क्या बनेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल, कम ऑन, अब अकाउंट्स रिसीवेबल बन गए, उसके बाद क्या होगा बेटा, डिविडेंड पे आउट, और फाइनली कैश। डन डन। लीजिए, ये हो गया भाई हमारा एक क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, हमें पता है भाई 4 कंपोनेंट है। जैसे पहला कंपोनेंट क्या आता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, बोलिए क्या आता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स। ओके, अब इधर देखिए कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, तो इसमें हमने बच्चों बातें क्या बोली। नंबर 1, सक्सेसफुल स्ट्रेटजी के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, एप्रोप्रिएट मिक्स मेंटेन करना चाहिए इक्विटी और डेट का, कम ऑन। और तीसरा पार्ट हमने क्या बोला था, तीसरा पार्ट हमने क्या बोला था कि भाई डेट ले तो लो, लेकिन डेट तभी लेंगे व्हेन अर्निंग इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। डेट कैन बी डेंजरस ऑल्सो, वाई, नंबर 1 देयर इज अ फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व, एंड नंबर 2 इन केस ऑफ लो अर्निंग पीरियड, मेरे साथ, इन केस ऑफ लो अर्निंग पीरियड क्या होता है, डेट कैन बी, कम ऑन, डेट कैन बी व्हाट, डेंजरस। इट कैन, याद है प्यार मोहब्बत में क्या हो गया था बच्चों, जेपरडाइज द शेयर होल्डर्स रिटर्न। याद आया कि नहीं आया। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इक्विटी, कम ऑन, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इक्विटी, इक्विटी से डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप होती है, कम ऑन, दैट्स इट। इसके बाद बच्चों जो हमने क्वेश्चंस किए आपने वो करने, और 2 क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस आपको बोली है, कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा जीवन में। डन, बोल दीजिए। लीजिए, अब हम बात करेंगे बच्चों आपसे अगली कक्षा। लीजिए बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का एक और पार्ट पढ़ा। और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के कुल मिला के कितने पार्ट है, जल्दी बताओ बेटा, 4। पहला पार्ट कौन सा है, पैसा कहाँ से आएगा, बजट कौन बनाएगा, पैसा कहाँ पे जाएगा, वैल्यू कौन बताएगा। आ जाओ, तो हम बच्चों आज पढ़ेंगे कि भाई साहब प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट का क्या रोल होता है। तो याद रखिए, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट के रोल्स, नंबर 1, आप डिफरेंट एक्शन, डिफरेंट डिसीजन, डिफरेंट अप्रोचेस के हिसाब से रिजल्ट्स को जो है वो क्या कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो, उसके इम्पैक्ट को फोरकास्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर, बोलिए बोलिए, क्लियर है पहली बात। अच्छा जी, दूसरी बात आप क्या बोलेंगे, whenever the company wants to raise the capital, whenever the company wants to raise the capital, projected financial statement plays a very important role, राइट। एंड थर्ड बात आप लोग क्या बोलेंगे कि देखिए जी, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चलते यू कैन ऑल्सो कंप्यूट द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल रेशियोज अंडर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। डन डन, प्रमिता सुन रही हो, हाँ जी, क्लियर है 3 बातें। उसके बाद जरा ध्यान से, उसके बाद जरा ध्यान से बच्चों, उसके बाद फाइनेंशियल बजट पे बातचीत करेंगे। फाइनेंशियल बजट क्या होता है, फाइनेंशियल बजट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि भाई साहब फंड्स हम ऑब्टेन कैसे करेंगे और हम उसे खर्च कैसे करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जनरली स्पीकिंग बजट आपका एनुअली बनता है, लेकिन वो 1 दिन से 10 साल के बीच का भी हो सकता है। फिर वो लाइन जो आपकी बुक में मिसिंग थी, लेकिन आपको मैंने क्वेश्चन बैंक में पढ़ाई है कि फाइनेंशियल बजटिंग एक मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम फंड्स को ऑब्टेन करते हैं, हम फंड्स को यूटिलाइज करते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव और मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर में, राइट। और हम ये भी बोल सकते हैं कि बजट से हम लोग क्या करते हैं, प्लान्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। ये सारी बातें सुनेंगे ना बच्चों रिवीजन वीडियो में, आपको सब याद आएगा, क्लास में पढ़ा हुआ। ओके, एंड फाइनली आप बोलेंगे कि देखो जी बजट बहुत प्रकार के हो सकते हैं, कैश बजट, सेल बजट, एक्सपेंस बजट, डिविजनल बजट। और फिर एक सेपरेट क्वेश्चन जो बच्चों कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये इंतजार कर रहा है। ओल्ड में पूछा गया था, न्यू वाले ओल्ड में अभी तक नहीं आया है, और न्यू वाला ओल्ड समझ गया आप लोग, राइट। न्यू वाले ओल्ड में अभी तक नहीं आया, आ सकता है, और न्यू वाले न्यू में भी आ सकता है, राइट। तो जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, ओल्ड वाले ओल्ड में तो बहुत बार आया था। बजट्स की लिमिटेशन बताइए, बजट्स की लिमिटेशन क्या है, कंबरसम एंड एक्सपेंसिव,
हाँ जी, कम्बरसम एंड एक्सपेंसिव। दूसरी लिमिटेशन क्या है बेटा बजट की हमारे पास? दूसरी ये है कि भाई साहब जब जब आपको मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया है कि हम लोग क्या कर लेते हैं कभी कभी, जैसे सीए कोर्स के साथ है, सीए इज अ मीन्स टू अचीव योर गोल, लेकिन हम सीए कोई गोल बना लेते हैं। ऐसे ही बजट जो है इज अ मीन्स टू अचीव योर गोल, लेकिन हम बजट कोई गोल बना लेते हैं, बजट कोई ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। इज दैट क्लियर? दिस इज अनदर प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम बच्चों बजट के साथ क्या होती है? तीसरी प्रॉब्लम बजट के साथ ये होती है, अच्छा इससे पहले चौथी वाली को रिलेट कर लो, चौथी वाली को रिलेट कर लो, इट बिकम्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट? टायरनी, है ना। अब इन देखो ना, आईसीआई ने एक बजट बना दिया, 40 आने चाहिए, ओवरऑल 50 आने चाहिए। नाउ इंस्टीट्यूट यूज इट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट? टायरनी। कम ऑन, राइट। अब टायरनी से क्या होती है बेटा? याद है वो कंपनी का नाम लिया था हमने, टैब बेच रही है, जबरदस्ती बिकवा रही है, तो बेटा क्या क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट, एब्सेंटिज्म एंड हाई टर्नओवर, राइट। एंड कैसे इस वाली प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आप लोग अपनी टीम मेंबर्स को मिला के साथ में जो है बजट बनाए। डन। और आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या है? आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या है? वो पॉइंट आता है कि भाई साहब बजट्स कभी कभी हम लोग सिर्फ पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इनएफिशिएंसीज उसमें छुप सकती है। ओके, तो ये तो हो गया प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट वाले पार्ट का रिवीजन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? स्ट्रेटेजाइजिंग और यूटिलाइजिंग दी मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजाइजिंग, यूटिलाइजिंग और मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, राइट। सो आपके पास पैसा आ चुका है, आपने बजट्स बना लिए हैं, अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है कि भाई कैसे हम लोग उस फंड को यूटिलाइज करें जो हमारे पास आ चुका है। अब उसमें आपको कौन कौन से डिसीजन लेने होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एसेट मिक्स डिसीजन, राइट। फिर बेटा फुकरी लाइन, एलबीए, लेंथ बढ़ाओ आंदोलन। लेंथ बढ़ाओ आंदोलन में क्या लिखेंगे? स्ट्रैटेजी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज वेरी क्रूशियल फॉर द स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, राइट। कौन से फैक्टर्स पे आपको जो है, कौन से फैक्टर्स पे जो है आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? अभी मैं बोलूं कि ना बोलूं बेटा? कौन से फैक्टर्स पे आपको जो है वो प्लान्स पॉलिसी बनानी पड़ेंगे? द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके लिए आपको यूटिलाइजेशन के टाइम पे पॉलिसीज बनानी चाहिए। का फा का, याद है क्या? याद है कि नहीं? ला डा डा रासा, ठीक है ना बेटा? तो का फा का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, का से हो गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फा से हो गया फिक्स एसेट, का से हो गया बेटा आपका करंट एसेट, ला से हो गया लोन एंड एडवांसेस, डा से हो गया डिविडेंड डिसीजन, एंड रा सा से क्या हो गया? कम ऑन, रा सा से क्या हो गया बेटा? रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर। ओके, कम ऑन, आ जाओ, आ जाओ जी। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग आए थे इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ अ बिजनेस। फनी टॉपिक बच्चों, ये कॉमिक टॉपिक था, इवेल्युएटिंग द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। अश्वथ दामोदरन लेफ्ट द चैट, याद है आप लोगों को? नहीं बेटा? तो दामोदरन साहब लेफ्ट द चैट आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक इन द स्टडी मटेरियल गिवन बाय, बोलूं 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 बोलूं, वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी है, डेवलपर एंड रेगुलेटर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज। एनीवेज आ जाओ। सो why we need to know the net worth of the business? Why we need to know the net worth of the business? This will help us in implementing the strategies such as acquisition strategy, merger strategy, और आपकी retrenchment strategy. How many ways are there? 3 ways are there. पहला वे बच्चों कौन सा है? नेटवर्थ। और नेटवर्थ वाला तरीका क्या है भाई साहब? आपने क्या करना है, जितना भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग है प्लस माइनस जो ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन या गुडविल का इंपैक्ट है, वही आपकी नेटवर्थ बन जाएगी। लेकिन जो सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो सजेस्टेड आंसर बेटा नेटवर्थ हम लोग क्या करते हैं? नेटवर्थ कैसे है? नेटवर्थ इज द टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डन। आइए भैया, एट द एंड ऑफ द डे है तो बैलेंस शीट ही ना। यहाँ पे आपके टोटल एसेट्स हैं, यहाँ पे आपके ओनर्स इक्विटी है, यहाँ पे आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है, या तो सिर्फ ये नेटवर्थ है या फिर दिस माइनस दिस नेटवर्थ है। कम ऑन, कम ऑन, आ जाओ। देन इसके बाद बच्चों हम लोग चले आगे, हमने देखा सेकंड बेनिफिट। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है फ्यूचर बेनिफिट्स। तो सेकंड अप्रोच वैल्यू निकालने की क्या हो सकती है कि भाई साहब नेटवर्थ ऑफ अ बिजनेस इज इक्वल टू द फ्यूचर बेनिफिट्स दैट अ पर्सन विल डिराइव इन द फॉर्म ऑफ द नेट प्रॉफिट। The second approach for valuation of a firm may be the net worth of the business is equal to the benefits the owner is going to derive in terms of net profit. और कंजर्वेटिव रूल क्या है? कंजर्वेटिव रूल 1000x of profit, 1000 times बेटा? No, how much time? Come on tell me, come on tell me, 5 times। ये 1000 टाइम्स का आपको सरकास्टिक समझ आया, सरकास्म समझ आया कि नहीं आया बेटा? जिस सरकास्टिक वे से बोला गया है ना, आ जाओ प्लीज। उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं, आप करंट ईयर के नेट प्रॉफिट से नहीं, पिछले 5 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनीवेज, देन उसके बाद लेट द मार्केट डिटरमाइन। अगर मुझे इतनी वैल्यूएशन मिल जाए ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरी मामा अर्थ से ज़्यादा वैल्यूएशन है, सच बता रहा हूँ मैं। और मैं तो कह रहा हूँ उसके आधे भी दिलवा दो जितने वो मांग रही दीदी, आधे में भी खुश हूँ मैं यार, सच में।
लेकिन नहीं, हमें कहाँ मिलेगी, है ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जरा देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था बच्चों, लेट द मार्केट डिटरमाइन, लेट द मार्केट डिटरमाइन। अब लेट द मार्केट डिटरमाइन के अंदर 3 अप्रोच है। नंबर 1 हमारे पास अप्रोच क्या है, सबसे सिंपल, पड़ोस वाली कंपनी कितने की बिक रही है, राइट, बेस द फर्म्स वर्थ ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनी। बेस द फर्म्स वर्थ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्थ कैसे निकालोगे, सिमिलर कंपनी कितने की बिक रही है इसके बेसिस पे, एक बात। दूसरी बात जरा ध्यान से रखे बच्चों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है कि कंपेरेबल कंपनीज आपको शायद ना मिले। दूसरी अप्रोच क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। देखो लिखना, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड, हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू, डिवाइड द प्राइस बाय द ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। सुनने में ऐसा लग रहा है भाई से एकदम साइंटिफिक तरीका बताया गया है बिल्कुल ये लड्डू तरीका। तीसरा तरीका क्या है बच्चों, आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड। इसमें क्या करना है, जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसे मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्रीमियम ऐड करना है, जो कि एलॉन मस्क ने किया था ट्विटर के मार्केट प्राइस के अंदर, क्योंकि एलॉन मस्क चाहता था कि ट्विटर का कंट्रोल, ट्विटर की एक्विजिशन वो कर ले। इज दैट क्लियर, बोलिए बोलिए। चलिए जी, ये हो गई हमारी आज की क्लास की रिवीजन भी समाप्त। ओके टाटा बाय बाय, घर चलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बच्चों, तो आज हमने लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, इसकी रिवीजन करेंगे। लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी क्या होती है भाई, सिंपल लाइन है, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग फ्लो ऑफ सप्लाई इनटू, थ्रू एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। डन। इसके बाद याद करिए, इट इंश्योर्स राइट मटेरियल, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी। लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी हर प्लेस, हर रीजन, हर कस्टमर के लिए सेम होगी कि डिफर कर सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, प्लेस, रीजन, कस्टमर डिफर कर सकती है। एंड एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट सेव होगी, इन्वेंट्री घटेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, डिलीवरी टाइम सुधरेगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। डन। आइए देन इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आता है, कौन से इश्यूज हैं जो आपने रिजॉल्व करने हैं, जो एक बिजनेस एंटरप्राइज ने रिजॉल्व करने हैं टू हैव एन इफेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजीज। तो इश्यूज बहुत सिंपल, सबसे पहले सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वहां से कहाँ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, वहां पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का तो एक और भी था कि ट्रांसपोर्टेशन ओन करें या ना करें, याद है आप लोगों को। और उसके बाद बच्चों 3 टफ वाले, एक इन्वेंट्री डेवलपमेंट, एक नेचर ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी और एक आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। डन, बोलिए। ओके देन इसके बाद बच्चों एक हमारे पास एक पुराना क्वेश्चन पड़ा हुआ है भाई, लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी क्या है और कौन से एरियाज जो है वो एग्जामिन करने चाहिए। तो लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी क्या है वो हमें पता है, एरियाज कौन से एग्जामिन करने चाहिए बहुत ही आसान है। इसका शॉर्ट फॉर्म पता है क्या है, हमारे एरिया में एक लॉजिस्टिक वाले भैया हैं जिनका नाम है टोकस। बोलो बेटा, जिनका नाम क्या है, टोकस। ये ऐसे याद रहेगा, लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी में कौन से एरिया जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। हमारे एरिया में एक लॉजिस्टिक वाले भैया हैं जिनका नाम है टोकस। टी से क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कि करंट ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं। ओ से क्या हो गया, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या है बेटा, आउटसोर्सिंग में क्या है कि हमने देखना है कि कौन से एरियाज़ को हम आउटसोर्स कर सकते हैं, और एरियाज़ को आउटसोर्स आंख बंद करके नहीं करना है। एरियाज़ को आउटसोर्स करते समय देखना है कि इस आउटसोर्सिंग का हमारे को एक्चुअली में एडवांटेज मिलेगा या नहीं, ये आउटसोर्सिंग हमारे से मैच करती है या नहीं करती है। ओके देन सी, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेंगे वो क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, और इससे भी, इसमें भी ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी हम लोग पूरी की पूरी कॉपी कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉम्पिटिशन की स्ट्रैटेजी का रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे कौन से एरियाज को हमें जो है कॉपी करना है, कौन से एरियाज को हमें कॉपी नहीं करना है। ओके देन इसके बाद, अच्छा इसमें ना ये सी वाला इसमें मार खा जाते हैं, मतलब थंबनेल पे भी ऐसी फोटो लगा दी जैसे मैंने खिंचवा रखी है, कुछ तो अलग कर लो। ओके ए से बच्चों, ए से क्या है जल्दी बताओ, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये मैंने इसलिए बोल दिया, यूट्यूब पे जाएगी ना तो सुन लेंगे। हाँ जी, क्योंकि रिवीजन वीडियो तो देखेंगे हमारी, तभी तो रिवीजन वीडियो शूट करेंगे बेटा। ए से क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, भैया लॉजिस्टिक में यू हैव टू डिसाइड कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने कस्टमर से क्या प्रॉमिस कर रखा है। आपने कस्टमर से प्रॉमिस किया रियल टाइम ट्रैकिंग, और आपने करा मारुति नंदन कोरियर्स, याद है ना बच्चों आपको, तो रियल टाइम ट्रैकिंग हो ही नहीं पाएगी। ओके सो ऑलवेज रिमेंबर कि भाई लॉजिस्टिक में यू हैव टू कंसिडर दिस एरिया ऑल्सो, दैट व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डू यू नीड, द मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डू यू नीड, द मोर एक्यूरेट, द मोर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन यू नीड, द लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी हैज टू बी इन लाइन विद दैट रिक्वायरमेंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी उतने अच्छे आप डिसीजंस ले पाएंगे। एंड फाइनली strategic uniformity, टोकस का is strategic uniformity. What is strategic uniformity? Your logistic strategy must be in line with the overall strategy of the organization. Done? आइए देन लॉजिस्टिक के बाद बच्चों हम लोग चल गए उड़ के कहाँ पे बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें करना क्या है, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने, पुराने वालों को सुधारना है। नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने, पुराने वालों को सुधारना है। क्या टास्क होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले मैनेजर्स और एम्प्लॉय के, ट्रांसफरिंग दी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी,
प्रोसेस को लोकल रॉ मटेरियल के लोकल सिचुएशन के हिसाब से ऑल्टर करो, अपने प्रोडक्ट को लोकल रॉ मटेरियल के हिसाब से अडॉप्ट करो या फिर एडजस्ट करो, एंड फाइनली आपने अपने प्रोडक्ट्स को भी जो है अकॉर्डिंग टू लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो ऑल्टर करना है। तो प्रोसेस को आपने लोकल रॉ मटेरियल के हिसाब से ऑल्टर करो, प्रोसेस को लोकल मार्केट के हिसाब से ऑल्टर करो, और प्रोडक्ट को लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोग ऑल्टर करो। ये 4 मेजर काम रहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नीचे कम छोटा हो जाता है कि बड़ा हो जाता है? छोटा हो जाता है। इससे फ़ायदा मिलता है, आप कॉम्पिटिटिव बने रहते हैं। इससे फ़ायदा मिलता है, आप कॉम्पिटिटिव बने रहते हैं, राइट? कम ऑन। देन इसके बाद बच्चों हम सीधा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं कि कौन से डिसीजंस लेने होते हैं बिफोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बेटा, प्रोडक्ट में चाहते हो, प्रोसेस में चाहते हो, बेसिक चाहते हो, अप्लाइड चाहते हो, लीडर बनोगे, फॉलोअर बनोगे, रॉबर्ट चाहते हो, मैनुअल चाहते हो, पैसा कितना खर्च करना चाहते हो, घर में करोगे, बाहर करोगे, यूनिवर्सिटी वाले, प्राइवेट सेक्टर वाले। डन डन। फिर से एक बार और तो बोल देते हैं, प्रोडक्ट में चाहते हो, प्रोसेस में चाहते हो, बेसिक चाहते हो, अप्लाइड चाहते हो, लीडर बनोगे, फॉलोअर बनोगे, रॉबर्ट वाले, मैनुअल वाले, पैसा कितना खर्च करना चाहते हो, राइट? फिर उसके बाद घर में करोगे, बाहर करोगे, यूनिवर्सिटी वाले, प्राइवेट सेक्टर वाले। डन। फिर उसके बाद आती है बच्चों एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो 2 फैक्टर हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मार्केट ग्रोथ। जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्लो है, मार्केट ग्रोथ मॉडरेट है, बैरियर्स टू एंट्री है, भैया चुपचाप एक काम करो, बना लो। लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ फास्ट है या मार्केट ग्रोथ फास्ट है या दोनों फास्ट हैं, रुकने का नहीं है, चुपचाप एक्वायर कर लो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसके लिए टेबल देख लीजिएगा, ये टेबल आपको कहीं नहीं मिलेगी, हो सकता है किसी ने कॉपी कर ली तो बात अलग है। ये मैंने खुद ही बनाई थी आज से 10 साल पहले, जब SM नया नया आया था बच्चों, जब ओल्ड कोर्स हुआ करता था। ओके, तो इस टेबल से आपको काफ़ी क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। देन उसके बाद अप्रोचेस टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीडर, इनोवेटिव इमिटेटर, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। इसको आप क्वेश्चन बैंक से भी देख सकते हैं। हमने क्वेश्चन बैंक में बच्चों वाला क्वेश्चन देखा था अपने, क्या था ये रहा, बी अ लीडर, बी अ इनोवेटिव इमिटेटर एंड बी अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, बाकी सब, राइट? US, इंडिया, पाकिस्तान, है ना बेटा? US वाले क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट। इंडिया वाले क्या करते हैं, हम जुगाड़ू हैं, हम भाई साहब इनोवेटिव इमिटेटर हैं, राइट? और पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, कहते हैं हाँ बना लो, फिर सस्ती कॉपी तो हम ही निकालेंगे, है ना? इफ़ एनीवन इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, सॉरी, जस्ट फॉर टीचिंग, नथिंग पर्सनल। ओके, आइए प्लीज़। डन। नहीं, ये यूट्यूब पे जाएगी इसलिए बोलते, क्लास में थोड़ा ना कोई होगा, कोई भाई ICSE क्यों पढ़ रहा होगा, वो ICAP से पढ़ रहे होंगे ना, आई कैप है उनका, आई कैप। हाँ जी, डन। बोलिए, ये लीजिए यहाँ पे आके बच्चों हमारा ये चैप्टर। अच्छा, इसको मैं एक बार बढ़ा दूँ आप लोगों को, इसको भी रिवाइज करा दूँ। पहली अप्रोच क्या है, ग्लैमरस है बट डेंजरस है। दूसरी अप्रोच क्या है, आप लोग रिस्क ऑफ स्टार्टअप, कॉस्ट ऑफ स्टार्टअप को मिनिमाइज करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोग अच्छे चाहिए, कहना तो ये चाहते थे, कॉपी करने वाले लोग अच्छे चाहिए, और एक्सलेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए। ऐसी मार्केटिंग हो कि उनको लग जाए उन्होंने कॉपी किया, हमारा तो अपना है, राइट? अच्छा, और उसके बाद तीसरे में बच्चों क्या होता है, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, आप मास प्रोडक्शन करते हैं, आप ज़्यादा खर्चा करते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम खर्चा होता है आपका। दैट्स इट। डन। बोलिए, लीजिए एक बार बच्चों इसको रीड करके इसके जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बेसिक मीनिंग बता रखा है कि है क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग, PICSCO, इसको ऐसे याद रखेंगे क्या, PICSCO, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ सप्लाई चेन ऑपरेशन। ठीक है, इससे होता क्या है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन से, अपनी सप्लायर से, अपने कस्टमर से कॉन्स्टेंट टच में रहते हैं। ये एक फंक्शनल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट्स अ क्रॉस फंक्शनल अप्रोच, इट्स एन इंटीग्रेटिंग फंक्शन। ये आपके सारे फंक्शन, एक्टिविटी और प्रोसेस को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। सिर्फ आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आपके अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके कस्टमर के ऑर्गेनाइजेशन से, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको कनेक्ट करता है। एक बार दोबारा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, PICSCO, ओके, प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग सप्लाई चेन ऑपरेशंस, कांस्टेंट कांटेक्ट, क्रॉस फंक्शनल अप्रोच, इंटीग्रेटिंग फंक्शन, एंड इट इज एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। जितनी भी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आपने मेरे साथ बातें पढ़ी हैं, वो सारी की सारी पार्ट होंगी आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, बल्कि उससे ज़्यादा भी होंगी, राइट? अब जरा यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। आ जाइए, मैं यहाँ पे आ गया। हाँ जी, एक बात को ज़रा ध्यान सुनिएगा, और वो बात क्या है कि देखो भाई,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आगे हमारे पास ना स्टेप्स आने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको आप लोग बिना किसी मेमोरी टेक्निक के याद रख सकते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एंड्स विद परफॉर्मेंस मेजरमेंट। स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड्स विद परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ऐसे याद रखना है। स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड्स विद परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से शुरू होता है और आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे खत्म होता है, राइट। ये एक टूल ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके एडवांटेज क्या है? वही एडवांटेज है जो हम लोग जो है लॉजिस्टिक के अंदर आप लोगों को पढ़ाया करते थे। आइए मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूं कि भाई साहब कॉस्ट आपकी घटेगी, इन्वेंट्री आपकी घटेगी, डिलीवरी टाइम सुधरेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो बढ़ेगी। कॉस्ट और इन्वेंट्री घटेगी, डिलीवरी टाइम सुधरेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा। इसी लय में याद रखिएगा, कॉस्ट और इन्वेंट्री घटेगी, डिलीवरी टाइम सुधरेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगी, राइट। आइए चलिए तो अब चलते हैं आगे जल्दी से और देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो आपके पास एक क्वेश्चन आई से ने दे रखा है कि भैया डिफरेंस बता दो बिटवीन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो डिफरेंस सच बताऊं इन्होंने कुछ यहाँ पे बताया नहीं है, ऊपर वाली बातें रिपीट कर दी। जैसे मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई सप्लाई चेन क्या है। सप्लाई चेन बेसिकली एक्सटेंशन है जी, एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन है किसका? लॉजिस्टिक का। लेकिन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? इनबाउंड, आउटबाउंड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई डिमांड प्लानिंग एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये एक्टिविटी सप्लाई चेन का तो पार्ट होती है, लेकिन सप्लाई चेन में और भी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। ओके, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का एक पार्ट हो सकती है, दैट्स इट। अच्छा जी, सप्लाई चेन में बहुत सारे एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं लॉजिस्टिक फंक्शन के। अब अगर ध्यान से देखिए, सिर्फ मामू बनाया जा रहा है यहाँ पे कि ठीक है भाई हमें पता चल गया ना सप्लाई चेन एक्सटेंशन है, हाँ है। लॉजिस्टिक में क्या क्या इंक्लूड होता है वो बता दिया। फिर कह रहे हैं सप्लाई चेन में ये तो होता ही है और भी होता है। लॉजिस्टिक क्या है? एक पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मोर एस्पेक्ट्स कवर्ड होते हैं, किसके? लॉजिस्टिक से ज़्यादा एस्पेक्ट कवर होते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है, कॉस्ट घटाता है, कस्टमर सर्विस बढ़ाता है। ऑनेस्टली आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल विद दिस काइंड ऑफ आंसर गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बट भाई हम कुछ लड़ेंगे नहीं उनसे, हम लोग सिंपली जो है यही बात लिख के आ जाएंगे। मैं फिर से कीवर्ड्स आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सटेंशन है, लॉजिस्टिक की एक्टिविटी बता दो, इनबाउंड, आउटबाउंड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई डिमांड प्लानिंग एटसेट्रा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के भी सारे पार्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर और भी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पार्ट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स और कवर होते हैं। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है, कॉस्ट घटती है, कस्टमर सर्विस बढ़ती है। अब ये आ जाता है हमारे पास मेन क्वेश्चन, इंप्लीमेंटिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब ये आएगा तो आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा परेशान करके जाएगा। आधे से ज़्यादा लोग जो है इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करके जो है एक चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। आइए आपको दिखाता हूँ वो चार्ट। तो ये रहा आपके सामने वो चार्ट। थोड़ा सा जो है मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी से ये नजर आए। सो देखिए, दो स्टेज तो मैं याद है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड व्हाट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बीच की स्टेज क्या होंगी? घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपने लाइन बाय लाइन जो है मेरे साथ चलते जाना है। सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। आप ऐसे सोचो ना कि आप अगर अपना कुछ लॉन्च करना चाहते हो, सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलप करोगे, उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करोगे, फिर उस रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करोगे। कुछ भी ऐसा मत सोचना कि मेमोरी टेक्निक की जरूरत है, ऐसे ही बातों बातों में याद हो जाएगा। प्रोडक्ट डेवलप करोगे, प्रोक्योरमेंट करोगे और उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग करोगे। मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका क्या कराओगे? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सारा तो खुद करोगे नहीं, आउटसोर्स कर दोगे। फिर कस्टमर को सर्विस भी देनी है और फाइनली परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे। मैं फिर आप लोगों को एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे, फिर उसके लिए प्रोक्योरमेंट करोगे, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करोगे और मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप लोग क्या कराओगे? उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सारा तो खुद करोगे नहीं, आउटसोर्स कर दोगे। फिर कस्टमर की सर्विस दोगे और साथ साथ में अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके माइंड में रह जाना चाहिए एग्जाम के टाइम पे, राइट। और रह जाएंगे, पक्की बात है। अब इसके अंदर का कौन पड़ेगा? हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट में याद रखिए, कस्टमर और सप्लायर को मिलकर प्रोडक्ट डेवलप करना है और सारे पार्टनर्स की कोशिश होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल छोटी हो जाए। देखिए, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल छोटी होती है तो वो कॉम्पिटिटिव बना रहता है, राइट। प्रोक्योरमेंट में आपने याद रखना है, केयरफुल रिसोर्स प्लानिंग करनी है आपने, केयरफुल रिसोर्स प्लानिंग करनी है, राइट। कैसा आएगा, कहाँ से आएगा, भाव लगाओ, ऑर्डर दो, अंदर लाओ, रख कर जाओ। ये क्लास वाले बच्चों को जरूर याद आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपने केयरफुल रिसोर्स प्लानिंग करनी है। कैसा आएगा, कहाँ से, कैसा आएगा, कहाँ से आएगा, भाव लगवाओ, ऑर्डर दो, अंदर लाओ, रख कर जाओ। उसके बाद सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग प्लान बनवाओ, सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग प्लान बनाओ और रोक ना लगाओ, यानी विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट इंटरप्शन जो है वो सप्लाई होनी चाहिए। देन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4-5 बातें। मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबल हो, अडैप्टिव हो, जस्ट इन टाइम हो, मिनिमम लॉट साइज में बने और अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है रिड्यूस हो जाए, राइट। फिर से बोलता हूँ, फ्लेक्सिबल हो, मार्केट चेंज को आप लोग जो है प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाए। अडैप्टिव हो, कस्टमाइजेशन के लिए। जस्ट इन टाइम और मिनिमम लॉट साइज अप्रोच फॉलो करें और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को जो है कम से कम
कर दें ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने पैसे को, अपने बेसिकली इन्वेस्टमेंट को आप लोग जो है उस पर रिटर्न कमा पाए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपने एश्योर करना है, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट मटेरियल, राइट प्लेस, याद आ रहा है आपको, राइट मटेरियल, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, ये सारी बातें आपको एश्योर करनी है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। आउटसोर्सिंग में आपने सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि देखो भाई साहब, हम लोग जो है सिर्फ अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे ध्यान देंगे, बाकी सारी चीज़ें जो है हम लोग क्या कर देंगे, आउटसोर्स कर देंगे, राइट। देन उसके बाद याद रखिए कस्टमर सर्विस जो है हम लोगों ने देनी है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कस्टमर रिलेशन बनाने हैं, कस्टमर के साथ मिलकर काम करना है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन गोल्स को जो है वो अचीव करना है, डिटरमाइन करना है, और पॉजिटिव फीलिंग्स जो है वो लेके आनी है ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में। मैं फिर से बोल देता हूँ, कस्टमर सर्विस में आपने कस्टमर रिलेशन स्टैब्लिश करने हैं, कस्टमर के साथ आपने मिलकर काम करना है और पॉजिटिव फीलिंग्स जो है वो जनरेट करनी है। एंड फाइनली आप लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेजर नहीं की जाती है, बल्कि उसके सप्लायर्स की भी जो है वो परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। उसका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ये भी आपका एक परफॉर्मेंस पैरामीटर बन जाता है। बाकी शुरू से ही आपकी कॉस्ट, आपकी क्वालिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी, ये सब तो परफॉर्मेंस पैरामीटर थे ही, इनके बेसिस पे तो आपको जज किया जाता ही था। लेकिन अब आपके सप्लायर की कैपेबिलिटीज, आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और सेटिस्फैक्शन भी आपके परफॉर्मेंस के एक पैरामीटर बन जाते हैं। खत्म होता है यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक बार आपको फिर से बता दूं, कुछ भी नहीं है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप सप्लाई चेन को ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ, तो सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है भाई, सप्लाई चेन है क्या, PIC SCO, अच्छा, हेल्प्स मेंटेनिंग कांस्टेंट कांटेक्ट, क्रॉस फंक्शनल अप्रोच है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन है, टूल ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉजिस्टिक का एक्सटेंशन है, डिफरेंट कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट तक जाता है। एडवांटेजेस वही आपका कॉस्ट और इन्वेंट्री घटेगी, याद है आपको, आ जाओ दिखाता हूं जल्दी से, कहाँ गया, कॉस्ट और इन्वेंट्री घटेगी, डिलीवरी टाइम सुधरेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगी। ओके, ये कम्युनिटी 91 की नोटिफिकेशन आ रही है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, ये हमारा पूरा का पूरा एडवांटेज तक हो गया। देन इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन, ये तो बेकार का टॉपिक, एक्सटेंशन है, लॉजिस्टिक में क्या क्या होता है, सप्लाई चेन में उससे ज्यादा होता है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का पार्ट है, सप्लाई चेन में उससे ज्यादा एस्पेक्ट जो है वो कवर होते हैं। टूल ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉस्ट घटेगी और कस्टमर सर्विस बढ़ेगी। देन इंप्लीमेंटिंग में आप लोगों को याद रखना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आपने जाना है कहां तक, परफॉर्मेंस मेजरमेंट तक। प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, अब आपको उसके लिए प्रोक्योरमेंट करनी है, प्रोक्योरमेंट कर ली तो मैन्युफैक्चर करनी है, मैन्युफैक्चर करवा लिया तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आउटसोर्सिंग पे ध्यान देना है, फिर कस्टमर को सर्विस देनी है, और फाइनली आपने जो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, राइट। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट पार्ट को रिवाइज करते हैं। आओ जी आओ, जल्दी से आओ, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी को रिवाइज कराओ। तो बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक अच्छा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम भी फेल हो जाएगा अगर ह्यूमन रिसोर्स डायमेंशन पे ध्यान नहीं दिया। ह्यूमन रिसोर्स में बच्चों आप लोगों को 3 प्रकार की जो है दिक्कतें आ सकती हैं, और उन तीनों के सॉल्यूशंस भी हमारे पास हैं। पहली दिक्कत क्या हो सकती है, डिसरप्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि भाई साहब लोगों में बिहेवियरल इशूज़ हो सकते हैं, और आपको ऐसे क्या करना चाहिए, यू शुड एंटिसिपेट सच बिहेवियरल इशूज़ वाइल फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटजीज, ताकि इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत ना आए। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, फेलियर टू मैच द individual's aptitude with the implementation task. Failure to match the individual's aptitude with the implementation task. अब वहाँ पे क्या है, आप लोगों का स्किल कोई और है आपके इंडिविजुअल्स का, और आप उसे काम कोई और दे रहे हैं, तो आपने उसको कैसे इंप्रूव करना है, आपने ट्रांसफ़र करना है, प्रमोशन करना है, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, करियर डेवलपमेंट वर्कशॉप एटसेट्रा एटसेट्रा आपने करनी है। देन इनएडिक्वेट टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, मैनेजमेंट स्टेटमेंट्स बड़ी देती है, कमिटमेंट्स पूरी करती है, लेकिन एक्चुअल सपोर्ट जो है वो कमिटमेंट और स्टेटमेंट के साथ इन लाइन नहीं होता है, जिससे एम्प्लॉय का मोराल जो है वो लो हो जाता है। सॉल्यूशन यही है दैट मैनेजमेंट को जो स्टेटमेंट और कमिटमेंट कर रही है वो इन लाइन होनी चाहिए विद द एक्चुअल सपोर्ट। अगर स्टेटमेंट है, कमिटमेंट है, तो सपोर्ट भी वैसा ही होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट है पॉइंट्स विच कैन हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस। ऐसा कौन सा पॉइंट है भाई, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। नंबर 1, रिक्रूटमेंट में अच्छे लोगों को सिलेक्ट, अट्रैक्ट, रिक्रूट करें। उसके बाद नंबर 2 बच्चों हमारे पास क्या आता है, ट्रेनिंग। अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, उनको आप वेल ट्रेन करें ताकि वो अपनी जॉब्स प्रॉपरली कर पाएं। देन थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल में बेसिकली क्या करते हैं, परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें कोचिंग, काउंसलिंग और ट्रेनिंग के थ्रू मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं, हटाते हैं। कॉम्पनसेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। अगर आप अच्छे वर्कफोर्स को, अगर एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को अपने साथ रखना चाहते हैं तो आप उनको अच्छे पैकेजेस दीजिए, बेटर देन योर कॉम्पिटिटर। इससे आप लोग अट्रैक्ट और रिटेन कर पाएंगे ज़्यादा कैपेबल लोगों को। डन। देन स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 7 स्ट्रैटेजिक रोल हैं। पहले बच्चों एक एक करके रिवाइज करा दो। मन में कौन चल रहा है, याद है ना बेटा, महेश भट्ट, पर्पसफुल डायरेक्शन, शाहरुख खान, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राम कपूर, चेंज, डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स, एम्पावर हो जाती है, कम ऑन, कोर कॉम्पिटेंसी तो कुछ और थी,
एंड फाइनली लास्ट वाला वर्क एथिक्स एंड कल्चर। डन। 7 हेडिंग्स तो बच्चों याद करना बहुत ही आसान था। अब जरा इसके अंदर का मटेरियल भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्रोवाइड पर्पसफुल डायरेक्शन का कोर ये है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मैचिंग विद ईच अदर। डन। अच्छा, देन क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक है कॉस्ट लीडरशिप, एक है डिफरेंशिएशन। तो कई फर्म्स क्या करती हैं, कम कॉस्ट पे एम्प्लॉयज़ को हायर करके कॉस्ट लीडरशिप क्रिएट करती हैं। कई फर्म्स क्या करती हैं, अच्छे डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं, उन्हें प्रीमियम पे करती हैं और वहाँ से डिफरेंशिएशन जो है वो पैदा करती है। तीसरा पॉइंट आता है फैसिलिटेशन ऑफ चेंज। थोड़ा मोटिवेशनल पॉइंट था ये। ह्यूमन रिसोर्स का बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई सब्सटेंस रादर देन फॉर्म, accomplishment rather than activities, practice rather than theory. Furthering the organization is also very important. Furthering the organization is important rather than just maintaining it. तो फैसिलिटेट चेंज को फैसिलिटेट करना ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है rather than maintaining the status quo. डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। नाउ डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स इज अ ग्रेट चैलेंज। हमारी वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा आजकल डाइवर्सिफाइड है। मेल, फीमेल, यंग, ओल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, स्किल्ड, प्रोफेशनल, हर तरह के लोग जो है काम कर रहे हैं। इवन डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटीज़ के भी लोग जो है काम कर रहे हैं। एंड ऐसी डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड दैट मनी will no longer be the sole motivating factors. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे कि रिकग्निशन एटसेट्रा वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मोटिवेटिंग द वर्कफोर्स। डन। बोलिए। देन एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, गिविंग मोर पावर एंड गिविंग मोर फ्रीडम, गिविंग मोर क्रिएटिव फ्रीडम टू द पीपल हु आर वर्किंग विद यू, राइट, ताकि वो अपने काम को और अच्छे से जो है वो कर पाएं, वो अपने डिसीजंस जो हैं अपने लेवल पे ही ले पाएं। मैं फिर बोल देता हूँ, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में हम क्या बोलेंगे, गिविंग मोर पावर एंड गिविंग मोर कंट्रोल एंड मोर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस देयर ओन डिसीजंस। इज दैट क्लियर? और द डिसीजंस विच आर इन्फ्लुएंसिंग देम, वो उसको कंट्रोल कर पाएं, उसको इन्फ्लुएंस कर पाएं। लीजिए, देन बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। ये थोड़ा सा बच्चों रायता पॉइंट था, मतलब इसमें ना एचआर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम बात हुई, बस इधर उधर की बातें ज़्यादा लिख दी गई हैं। पॉइंट ये है कि देखो भाई, इसमें 2 एंगल से आप इसको याद रख सकते हैं। एक तो एचआर का मेन रोल ये हो सकता है कि भाई साहब लोगों के अंदर जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसके अकॉर्डिंगली उनको काम दिया जाए, ताकि हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कोर कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे बने, ताकि हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल पाए, राइट। दूसरा एंगल ये भी बोल सकते हैं कि येस, ह्यूमन रिसोर्स भी अगर बहुत अच्छा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अगर बहुत अच्छा होगा तो वो भी हमारी खुद की कोर कॉम्पिटेंसी बन सकती है, जिससे हमारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है, राइट। बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है आईसीए की बुक में, बट जितना भी था हमने उसको उस हिसाब से कवर कर लिया। देन डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स एंड कल्चर। इसमें ध्यान रखना है कि भाई आपने ऐसा वर्क एथिक्स बनाना है जो वाइब्रेंट हो, जहाँ पे क्रिएटिविटी को एनकरेजमेंट मिले, जहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज़ को एनकरेजमेंट मिले, जहाँ पे एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट हो। वाइब्रेंट वर्क कल्चर, एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड एनकरेजमेंट टू दी क्रिएटिव आइडियाज़। और साथ साथ में एक बात याद रखनी है कि एक्सट्रिंसिक नहीं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल में फ्लेक्सिबल स्टार्टिंग और क्विटिंग टाइम हम दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी को एक इंटीग्रल पार्ट बना सकते हैं। लिख लो ज़रा यहाँ पे, टेक्नोलॉजी should be an integral part of the work culture, should be an integral part of work culture, integral part of work culture. Done. Technology should be an integral part of the work culture. चलिए जी, तो ये हो गया बच्चों हमारा का पूरा कार्यक्रम समाप्त। चैप्टर 6, भारत माता की जय। ओके, चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।